वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 का विज्ञान भाग 2, जिसका पहला चैप्टर है जल और जंगल। जल आप लोगों को पता ही होगा, जल जिसे हम पीते हैं और पृथ्वी पर उपलब्ध भी है, और जंगल वन जैसे पेड़ पौधा इसके अंतर्गत आते हैं। हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि प्रत्येक साल 22 मार्च का जो तारीख आता है उसमें विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान इनकी 3 अवस्थाओं ठोस, बर्फ, द्रव, जल या पानी और गैस जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। अब जल चक्र के द्वारा, जल चक्र आप लोगों को पता ही होगा, पृथ्वी पर वर्षा के जल का आना और पुनः ऊपर चला जाना जल चक्र कहलाता है। परिचक्रण के दौरान, यानी कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक में निरंतर चलते रहता है, उसके दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं में, यानी कि जल की 3 अवस्थाएं ठोस जिसमें वह बर्फ के रूप में रहते हैं, द्रव जिसमें जल या पानी के रूप में, और गैस जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जल की यह 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। बर्फ या हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों में पाया जाता है। अब बर्फ या हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिम नदों में पाया जाता है। हिम नदों मतलब बर्फ की नदियाँ होती है। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल के रूप में मिलता है। अब द्रव की अवस्था में ठोस के रूप में हिम नदों में, पर्वतों पर इत्यादि जगहों में पाए जाते हैं, और द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों और नदियों में पाई जाती है। और गैसीय अवस्थाओं में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। अब जो है जल की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस अवस्था में तो पर्वत, पहाड़ और ध्रुवों पर पाए जाते हैं, और द्रव अवस्था में महासागर, झील और नदियों में पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु, यानी कि हमारे चारों तरफ की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होते हैं। अब जल की तीनों ठोस अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। यानी कि जल की जो ये तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस चक्रण द्वारा, यानी कि जल चक्रण की विधि द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा में स्थिर बनी रहती है। जल पूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइनें बिछाई जाती है। जल को आसपास के किसी नदी, झील, तालाब और कुएं से लाकर पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। अब जल आपूर्ति के लिए कहीं कहीं जल की बहुत अधिकता होती है, तो कहीं कहीं बहुत कमी भी होती है। इसलिए जल आपूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइनें बिछाई जाती है। जल को आसपास के किसी नदी, झील, तालाब अथवा कुओं से लाकर पाइपलाइनों की आपूर्ति की जाती है। अब जिस क्षेत्र में जल की कमी रहती है, वहाँ किसी नदी, झील, तालाब, वहाँ के किसी आसपास की नदी, झील, तालाब और कुएं से लाकर पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है, यानी कि वहाँ पहुँचाया जाता है। अब अधिकांश जगहों पर नल जल योजना के अंतर्गत शुद्ध जल की व्यवस्था कराई जा रही है। अब हर गांव में नल जल योजना आ गया है, जिससे शुद्ध जल की व्यवस्था सभी को होने लगा है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा रहता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। अब भौम जल स्तर क्या है? पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान जल से भरा रहता है। अब मिट्टी के अंदर जो रिक्त स्थान, यानी कि खाली जगह होते हैं, उसमें जल भरा रहता है, तो हम लोग कई जगहों पर देखते हैं बोरिंग गाड़ते समय पाइप बिछाई जाती है, जिनकी मदद से जल ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं। इन्हीं को भौम जल स्तर कहते हैं। अब भौम जल, जलभर और भौम जल स्तर। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे स्थानों तथा दरारों को भर देता है। अब जब बारिश पड़ती है तो नदियों, तालाबों और झीलों का जल मिट्टी को धीरे धीरे रिसता है, यानी कि सोखता है, जिससे जल भूमि के नीचे रिक्त स्थान, यानी कि खाली जगहों और दरारों में भर जाते हैं। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःसंयंदन कहा जाता है। अब भूमि के अंदर जल जो सोख कर अंदर जाते हैं, वहाँ के रिसाव को अंतःसंयंदन कहा जाता है। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। अब जब वर्षा पड़ता है तो नदियों, झीलों, तालाबों का जल मिट्टी के द्वारा सोख कर भूमि के अंदर ले जाया जाता है,
इस विधि को अंतःसंयंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया यानी कि अंतःसंयंदन प्रक्रिया के द्वारा उपयोग में लाए जा चुके भौम जल यानी कि भौम जल की जितनी खपत हुई है उनकी पुनः पूर्ति हो जाती है, उतना फिर से वह भर जाता है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल सिंचित हो जाते हैं। अब भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल सिंचित यानी कि जमा हो जाते हैं। इन भंडारों को जलभर कहा जाता है। अब यहाँ था भौम जल, जलभर और भौम जल स्तर। जलभर के बारे में बताया गया है। भौम जल स्तर के नीचे मिट्टी और कठोर चट्टानों के परतों के बीच जल जमा हो जाते हैं। इन भंडारों को यानी कि जमा होने की इस प्रक्रिया को जलभर कहा जाता है। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है, यानी कि जलभर जहाँ पर जल का भंडारण हुआ रहता है उसको नलकूपों के द्वारा निकाला जाता है। भौम जल स्तर पुनः पूर्ति का सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। अब जब वर्षा होता है तो नदियों, तालाबों, झीलों द्वारा पानी को रिसकर भौम जल के अंदर लाया जाता है, जिससे पुनः वह अपनी स्थान प्राप्त कर लेते हैं। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। अब जिस स्थान पर कम वर्षा होती है या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से, यानी कि वहाँ की मिट्टी अगर वर्षा के जल को नहीं सोख पाते हैं तो भौम जल स्तर में गिरावट आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण आदि की भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। अब जनसंख्या वृद्धि यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण जिसको फैक्ट्रिलाइजेशन कहा जाता है, कृषि, खेती, वन आरोपण यानी कि वनों की कटाई आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है, यानी कि हमारे जो राज्य हैं वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि विभिन्न जगहों पर जल की उपलब्धता समान नहीं है। विभिन्न जगहों पर जल समान मात्रा में नहीं पाई जाती है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। अब हर जगह पर एक समान जल नहीं पाए जाने का अनेक कारण हैं, जिसमें एक प्रमुख कारण है वर्षा का वितरण, यानी कि जहाँ अधिक वर्षा होते हैं वहाँ जल की उपलब्धता अधिक होती है और जहाँ कम वर्षा होते हैं वहाँ जल की उपलब्धता कम होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अब कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। अब दक्षिणी बिहार यानी हमारे बिहार का जो दक्षिणी भाग है वहाँ वर्षा कम होता है, जिसके कारण जल की कमी हो जाती है और सुखाड़ का भी सामना करना पड़ता है। और वहीं उत्तरी बिहार अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है उन्हें। अनेकों स्थान पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबच्चों, आहर आदि बनवाए जाते हैं। अब अनेक स्थानों पर जिस स्थान पर वर्षा जल की भंडारण का जिस स्थान पर वर्षा बहुत कम पड़ता है वहाँ जल भंडारण के लिए और उनकी पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबच्चे, आहरे आदि बनाए जाते हैं। किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता कर सकते हैं, यानी जल को बचा सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप बूंद सिंचाई के बारे में जानते हैं। यदि नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई पर भी जल की खपत कम होगी। अब नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर मतलब प्रेस द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होती है। अब जल को बचाने के लिए किसान जो पाइपलाइन द्वारा खेतों में ले जाते हैं और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं, जिससे जल की बहुत कम खपत होती है। गमले के पौधे में कुछ दिनों तक जल न मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधे में भोजन बनाने और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता। अब पौधे में जो है भोजन बनाने और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। अब पौधे में अधिक दिनों तक जल नहीं मिलने के कारण वे मुरझा जाते हैं। जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। अब अगर जल नहीं उपलब्ध हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। हरियाली मतलब पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं उनका हरा भरापन खत्म होने लगेगा। जंगलों में कई तरह के जीव जंतुओं जैसे बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंग आदि भी पाए जाते हैं। अब जंगलों में अनेक तरह के जीव जंतु निवास करते हैं, जैसे बाघ, रीछ, हिरन, बंदर और अन्य तरह तरह के पक्षी। जंगलों में पाए जाने वाली वन संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने इन्हें आरक्षित घोषित किया है। अब जंगल पर जो आश्रित रहते हैं जीव जंतु और पक्षी, राज्य सरकार ने इन्हें आरक्षित घोषित किया यानी कि संरक्षित घोषित किया है। जंगलों पर आश्रित रहने वाले पक्षियों और जानवरों का अगर घर उजाड़ दिया जाए तो वो कहाँ रहेंगे, इसीलिए उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने
संरक्षण के लिए उन्हें आरक्षित घोषित किया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि अभयारण्य है जो टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। अब पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभयारण्य, वाल्मीकि नगर एक नाम है और अभयारण्य मतलब होता है, अभयारण्य एक प्रकार की संस्था होती है, एक तरह से जंगल मान लेते हैं, जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। अब ये अभयारण्य जो है वाल्मीकि नगर अभयारण्य, यह जंगल यह बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है, यानी कि संरक्षित वन है। इसमें बाघ की हत्या नहीं की जा सकती है। वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले के भीमाबंध अभयारण्य, गया जिले के गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले के कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। ये सब जो है बरेला अभयारण्य, भीमाबंध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य और कैमूर अभयारण्य, ये सब बिहार के प्रमुख जंगल हैं। अब हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। हिमालय के ऊंचे चोटियों पर हमें चीड़ और देवदार, ये दोनों वृक्ष का नाम है, चीड़ और देवदार वृक्ष हमें मिलते हैं। उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। बिहार के चंपारण क्षेत्र यानी कि बिहार के जो चंपारण क्षेत्र हैं उनमें प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल यानी कि साल और सागवान जो होते हैं, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं, वो बिहार के चंपारण क्षेत्र में मिलते हैं। इन जंगलों में प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले जीव जंतु मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है वनों में खाद्य श्रृंखला। अब वनों में खाद्य श्रृंखला का मतलब देखिए, जैसे यहाँ घास को कीड़ा मकोड़े खाते हैं और कीड़ा मकोड़े को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप और सांप को फिर बाज खाते हैं, फिर बाज बूढ़ा होकर मर जाते हैं तो यह मिट्टी में सड़ जाते हैं, जिससे पुनः वहाँ घास उग जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी है अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। अब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो अपने भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री होती है उनका निर्माण वे खुद करते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए आलू, दाल, चावल इत्यादि के लिए दुकान जाते हैं या पौधे पर आश्रित रहते हैं, पर पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी हैं, यानी कि सभी जीव मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं, शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, या सर्वाहारी यानी कि मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति, सभी व्यक्ति या सभी मनुष्य मांसाहारी, चाहे वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं, यानी कि अंतिम रूप से वह पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। जो जीव पौधे के भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। यानी कि जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, घास को कीड़े मकोड़े और कीड़े मकोड़े को मेढक, मेढक को सांप और फिर सांप को बाज खाते हैं। तो जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा खाया जाता है और यह क्रम चलते रहता है। इन्हीं को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इस कर्म को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। अब वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। अभी हमने खाद्य श्रृंखला समझा, तो वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है, सभी में परस्पर संबंध होते हैं, यानी कि इनमें जो एक जीव होते हैं वे दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व नहीं। यदि किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि किसी एक श्रृंखला में, जैसे यहाँ से मेढक अगर खत्म हो जाए तो सांप की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। यदि किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े यानी कि बाधा आ जाए तो सभी श्रृंखलाएं प्रभावित हो जाएंगे। अगर मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस होता है, ह्यूमस मतलब क्या? मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। अब मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस मतलब वह पेड़ पौधे की पत्तियां जो झड़कर नीचे गिरते हैं और सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं और वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का उर्वरक ही हुआ। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब कुछ जीव ऐसे इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, यानी कि उन्हें नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। पेड़ पौधे पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वे पेड़ पौधे की पत्तियों को धीरे धीरे खाकर सड़ा गला देते हैं, यानी कि अपघटित कर देते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परतें देखी जाती है। अब वो जो सूखे पत्तियाँ होती है कभी कभी
उनके परत के नीचे ह्यूमस देखी जाती है, यानी कि पत्तियों में कभी कभी उजला उजला टाइप का लगा रहता है, उनको ही ह्यूमस। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी हो जाती है, साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा हो जाता है। अब मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। पेड़ पौधे की सूखी पत्तियां और मरे हुए जीव जंतु, यानी कि जब जीव जंतु मर जाते हैं तो कभी कभी धरती के अंदर दफना दिए जाते हैं, वह भी अपघटित होकर यानी कि सड़ गल कर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंततः पौधे को के पोषण में सहायक होते हैं और वह अंत में पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी हो जाती है और साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा हो जाता है। अब है अपघटन। अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा यानी कि गर्मी का उत्सर्जन होता है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वृक्ष जो है अपने जड़ से जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि जल को खींचते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। जल को खींचते हैं और अपने जैविक कार्यों से जो जल बच जाते हैं उन्हें जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त यानी कि वायुमंडल में मुक्त अवस्था में छोड़ देते हैं। वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब वन एक सजीव को गति देने वाली एक इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, यानी कि वन से हमें लकड़ी प्राप्त होती है जिससे जलाकर हमें ऊर्जा। वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है और बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। अब वन भू अपरदन को रोकता है। भू अपरदन मतलब मिट्टी का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना भू अपरदन कहलाता है, यानी कि यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। वन से जो पत्तियां गिरती है वह सड़ गल कर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रहती है, भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखती है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है। वन जो होते हैं वो वर्षा को आकर्षित करती है, जिससे वर्षा का जल पृथ्वी पर आते हैं और नदियों में जल की आपूर्ति होती है। बाढ़ से भी हमारी रक्षा करते हैं। अब अत्यधिक वन रहने से वृक्ष की जड़ें पानी को अत्यधिक अवशोषित करते हैं और मिट्टी में भी जल धारण की क्षमता होती है, जिससे पानी का बहुत हद तक कम होता है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती कारखानों में एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। जनसंख्या दबाव के कारण यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास की कमी के कारण जब वृक्ष की अत्यंत कटाई की जाने लगी है। कारखाने यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए वन को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है और आबादी को बसने के लिए यानी कि निवास स्थान बनाने के लिए भी वृक्ष को काटा जा रहा है और वनों का जिस प्रकार तेजी से काटना भी जारी है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा भी है। इनसे मानव की जो सभ्यता है और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न। अभी जो हमने जल और जंगल चैप्टर पढ़ा, चलिए आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। क में है वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो यह हो जाएगा सही। ख में है नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है, वर्षा भी हो सकता है इनका साधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा असत्य, क्यों कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी होता है। अब है हमारा प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क नंबर है, भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नल तथा कुआं। ख नंबर है, जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश हैं, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौम जल स्तर। वन शुद्ध करते हैं डैश और डैश को, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा और जल। वन में 6 वन पत्तियाँ और जंतु
डैश को समृद्ध करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से डैश बनते हैं? ह्यूमस। 1 और 2 ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा। प्रश्न संख्या 3 है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब वर्षा होती है तो जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा हो जाता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में चला जाता है। खेतों में पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। देखिए, इसका क्वेश्चन है, भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो जब वर्षा होती है तो जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे सोख कर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जाते हैं और खेतों में पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर से होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। हमारा प्रश्न नंबर 4, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। अब भौम जल स्तर का जो नीचे गिरते जा रहा है धीरे धीरे, इनके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक वनों की कटाई, वर्षा की कमी, औद्योगिकरण, भूमि जल का अधिक उपयोग, वायुमंडल प्रदूषित, सड़कों का निर्माण अत्यधिक होना, सिंचाई के लिए भौम जल का प्रयोग होना आदि शामिल है। यानी कि भौम जल स्तर को नीचे गिरने में उत्तरदायी कारण वृक्षों की अत्यधिक कटाई करना, वर्षा की कमी, औद्योगिकरण, भूमि जल का अधिक से अधिक उपयोग होना इत्यादि हैं। अब प्रश्न संख्या 5, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे? अब कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने और रख रखाव के लिए, बगीचे लगाने के लिए जल का उपयोग कम तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दें। यानी कि जब हम पाइप द्वारा पेड़ की सीधे जड़ों में पानी देते हैं तो पानी की कम खपत होती है और पानी बर्बाद भी नहीं होता है। पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दे ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो। अब है हमारा 6ठा प्रश्न, ऐसा 7 उत्पादों का नाम बताएं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो हमें वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाह, शहद, औषधि आदि हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों? समझाइए। वनों के घास व वनस्पति विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का भोजन के रूप में उपयोग आते हैं। यानी कि वन में जो उगने वाले छोटे छोटे घास और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां होती हैं वो जीव जंतुओं के भोजन के रूप में यानी कि खाना के रूप में उपयोग आते हैं। तथा सूखी पत्तियां सड़ गलकर व मृत जीव अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए, वन का सूखा पत्तियां भी व्यर्थ नहीं जाता है। कैसे? वन का सूखी पत्तियां सड़ गलकर व मृत जीव अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब वन का जो सूखी पत्तियां होती है वह सड़ गलकर और मृत जीव यानी कि मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं जो पौधे के पोषण में उपयोग आते हैं। लकड़ियां मानव के उपयोग में आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों का हर एक चीज़, चाहे वो सूखी पत्तियां ही क्यों ना हो, उपयोगी होते हैं। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन और जीवों के वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं? तो इसका आंसर होगा, वैसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब वैसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं और ये पौधे के पोषण में सहायक होती है और नए नए पादपों को जन्म देती है, अतः जीवों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। अब है अगला प्रश्न 9 नंबर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन का योगदान को समझाएं। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वही ऑक्सीजन जीव जंतु श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति में लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन का कार्य करती है।